छापर नगर राज्य में एक नीलम नाम की औरत रहा करती थी। उसके पति का देहांत हो गया था। उसकी 2 बेटियां थी। जैसे ही पति की 13वीं हुई, नीलम की सास भागते हुए उसके पास आई। उसका शरीर थर थर कांप रहा था। देख बहू, तेरी 2 बेटी हैं, तेरा पति और मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये दुख जितना तुझे है उतना मुझे भी है। मैं अपना बुढ़ापा खुद ही अपने बड़े बेटे के साथ जैसे तैसे काट रही हूँ। कल मैंने उसकी पत्नी और उसको बात करते हुए सुना था। वो तुझे और तेरी बेटियों को अपने घर में नहीं रखना चाहते। ये आप क्या कह रही हो माँ जी? जेठ जी आज सुबह ही मुझसे बोल रहे थे कि मैं जब तक चाहूँ अपनी बेटियों के साथ इस घर में रह सकती हूँ। मेरी 2 जवान बेटियां हैं, मैं उनको लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं लगता कि मेरा बड़ा बेटा तुझसे सच बोल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो झोल है। वैसे तो बेटा मेरा है, अपना खून है और तू पराई है, परंतु फिर भी एक औरत होने के नाते मैं तुझको ये बोलना चाहती हूँ, मेरे बड़े बेटे और बहू की नीयत तेरी बेटियों पर ठीक नहीं है। कोई तो खिचड़ी पका है वो लोग। कहीं ऐसा ना हो जवान बच्चियां हैं, कुछ ऊंचेच हो जाएं। इसलिए तू अपनी बेटी को ले और अपने मायके चली जा। इंसान कैसा दिखता है और कैसा निकलता है। मेरे पति ने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी जेठ जी की सेवा में। माँ जी, आप मेरे बच्चों की दादी हो और अपनी जान से बढ़कर मेरी बेटियों को प्यार करती हो। मैं जानती हूँ आप मेरा बुरा कभी नहीं चाहती और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरे बच्चों को दूर नहीं करना चाहती। आपने मुझे ये बात बताई, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं अपनी बेटियों को लेकर अपने मायके चली जाती हूँ। वो आधे मन से रातों रात अपने ससुराल से निकल कर आ गई। फिर नीलम अपने मन में, जब ससुराल वाले नहीं रखना चाहते तो मायके वाले क्या रखेंगे? माँ जी से झूठ तो बोल दिया है, अपने मायके चली जाऊंगी। परंतु मायके जाने के बाद भाभी और भाई में लड़ाई हो, उससे पहले मुझे खुद ही अपना ठिकाना ढूंढना होगा। ऐसे सारी जिंदगी किसी पर बोझ तो नहीं बन सकती ना। अकेली होती तो सड़क पर जिंदगी गुजार देती। 2 जवान 2 बेटियां हैं, उनके रहने के लिए घर तो चाहिए ही। नीलम चलते चलते आगे बढ़ रही थी। ठंड की रात थी। कोई अपने घर से बाहर नजर नहीं आ रहा था। इस ठंड में अब उनकी हालत खराब हो गई थी। नीलम की सबसे बड़ी बेटी सोनी ने कहा, अब हम कहाँ जाएंगे माँ? तुम्हारे ताया जी ठकराल को तुमको बेचना चाहते थे और तुम जानती हो ना ठकराल का मतलब। वो लड़कियों को अपनी हवेली में रखता है और अपने इशारे पर नचाता है। बदले में वो तुम्हारे ताया जी को कुछ पैसे देता। तुम्हारे पिताजी ने सारी जिंदगी जो पैसा उनको कमा कर दिया वो सब उनको कम पड़ गया। ताई जी हमारे साथ ये सब कर सकते हैं, मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब हम कहाँ जाएंगे माँ? मामा जी के पास चलते हैं ना, उनके अलावा हमारा दुनिया में कोई भी तो नहीं है। मामी जी भी अच्छी हैं, बहुत प्यार करती हैं हमसे। कुछ दिन उनके घर रहेंगे, फिर अपने लिए कोई नया घर ढूंढ लेंगे। हम तीनों मेहनत करेंगे और अच्छे से काम करेंगे, फिर अपना घर ले लेंगे। बेटी, जिंदगी हमारी है तो इसका बोझ हमें खुद ही उठाना चाहिए। भाई या भाभी पर नहीं डालना चाहिए। उन्होंने मेरा शादी कर दी थी, मुझे रुखसत कर दिया था। अब अगर मैं उनके घर दोबारा जाती हूँ तो उन पर बोझ और बढ़ जाएगा। तुम दोनों मेरी संतान हो, मैं कैसे भी करके तुम्हारी हिफाजत करूंगी और तुम्हारे लिए एक नया घर जरूर बनाऊंगी। नीलम ने अपनी बेटियों से कह तो दिया था, परंतु एक घर बनाना या ढूंढना इतना आसान कहाँ होता है। वो कई दिन तक दर दर की ठोकरें खाती रही, परंतु उसकी कोई भी घर नहीं मिला जिसमें वह रह सके और ना ही कोई काम मिला। अंत में वह एक मंदिर के सामने झोपड़ी डालकर रहने लगी, परंतु खाने के लिए अभी भी उनके पास कुछ नहीं था। एक दिन रिद्धमा ने अपनी माँ से कहा, माँ, 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया, बहुत जोर की भूख लगी है। अब तो मुझे भूख से चक्कर आने लगे हैं, मैं और भूखी नहीं रह सकती। नीलम अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत दुखी हुई, परंतु उसके पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जिससे वो अपनी बेटियों को भोजन करा सके। वो धीरे से घर से निकली और हाथ में कटोरा लेकर घर घर भीख मांगने लगी। मजबूरी इंसान से क्या नहीं कराती, और मजबूरी ने ही आज नीलम को भी भिखारन बना दिया था। ऐसे ही दिन बीतने लगे। अब नीलम रोजाना भीख मांगकर खाना लाती और उसमें से थोड़ा थोड़ा तीनों खाकर पेट भर लिया करती थी। एक दिन सोनी को अपनी माँ पर बहुत तरस आया, क्योंकि नीलम को बहुत तेज बुखार था और उसके इलाज के लिए अब उसको पैसे की जरूरत थी। मेरी माँ जो काम करती है, अब मुझे भी वही काम पकड़ना चाहिए। गांव में कोई इतना अमीर तो है नहीं जो हमें घर के काम के लिए रख ले। अब जब माँ भीख मांगकर खाना ला सकती है तो मुझे भी कुछ पैसे मांगकर लाने चाहिए, जिससे मैं माँ की दवा ला सकूं। इतना सोचकर वो गांव में कई लोगों के पास गई, परंतु किसी ने भी उसको भीख नहीं दी।
जब रात होने लगी तो वो एक आदमी के घर के सामने जाकर बोली, भैया मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे उनके लिए दवा की जरूरत है। पूरा दिन हो गया घूमते घूमते, लेकिन अभी तक किसी ने मुझे एक सिक्का तक नहीं दिया है। अगर ऐसे ही रहा तो मेरी माँ की बीमारी और बढ़ जाएगी। अरे कौन है तू? कहाँ से आई है? इस गांव की लगती भी नहीं है, फिर हम तुझे क्यों भीख दे? तेरी शक्ल देख के मुझे और अंधेरा नजर आ रहा है। अरे लड़कियों को हमेशा सुंदर होना चाहिए और तू तो इतनी काली है। एक काम कर, तू अपने घर वापस चली जा। जब तेरे चेहरे पर ही सवेरा नहीं है तो तेरी जिंदगी में सवेरा कहाँ से आएगा? जिंदगी में सवेरा होने के लिए चेहरे पर उजाला होना बहुत जरूरी है, और तू कितने भी भीख क्यों ना मांग ले, तेरा गुजारा कभी नहीं होगा। सोनी रोते हुए बोली, भैया अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष? मैंने खुद को खुद नहीं बनाया है ना। अब जैसे ऊपर वाले ने मुझे बना दिया मैं वैसे ही हूँ। आपको भीख देनी है तो दीजिए, आप ऊपर वाले की बनाई हुई चीज में कमी क्यों निकाल रहे हैं? अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तू भीख मांगने आई है या मुझे लेक्चर सुनाने आई है? चल अब अपना रास्ता नाप, निकल यहाँ से। तुझे क्या पूरे गांव में कोई भीख नहीं देगा? और हमारे गांव का तो यही रिवाज है, जो भिखारी भीख मांगने आता है वो पहले अपनी मधुर आवाज में कुछ गाकर सुनाता है, कोई नृत्य करता है, उसके बाद ही उसको भीख दी जाती है। सोनी सोचने पर मजबूर हो गई। फिर सोनी अपने मन में, नृत्य करना, मधुर आवाज में कुछ गाकर सुनाना, इन सब के बदले भीख मिलती है। इसका मतलब मेरी माँ इतनी मेहनत करके भीख मांग के ले जाती हो, जब हम दोनों बहनों का पेट भरती है। अब मुझे समझ में आया, सुबह से अब तक किसी ने भी मुझे भीख क्यों नहीं दी। मेरे पास जैसी शक्ल है वैसी ही आवाज है, ना मेरे पास मधुर आवाज है, ना मुझे नृत्य करना आता है। फिर मुझे कोई भी भीख कैसे देगा? हे ऊपर वाले, मैं तो भीख भी नहीं मांग सकती और कोई काम भी नहीं कर सकती। घर पर माँ बीमार पड़ी है, मैं अब अपनी माँ को कैसे बचाऊं? वो निराश होकर घर आ गई और सारा कुछ अपनी माँ और बहन को सुना दिया। ये सुनकर रिद्धिमा ने कहा, दीदी अब क्या होगा? माँ की तबीयत और खराब होती जा रही है और अब दिन भी नहीं बचा जो मैं ही भीख मांग कर ले आऊं। आप जानते हो मेरे पास मधुरा आवाज है और मुझे नृत्य करना भी आता है। अपने होते हुए अपनी छोटी बहन को इतनी रात में घर से बाहर जाने कैसे दूं, वो भी नृत्य करने? बड़ी बहनों का फर्ज होता है कि वो अपनी छोटी बहन की हिफाजत करें। मैं तुझे इतनी रात में बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकती। दीदी माँ को भी तो बचाना है। हमारे जिंदा रहने के लिए माँ को बचाना बहुत जरूरी है। माँ के जाने के बाद हमारी जिंदगी में बहुत अंधेरा हो जाएगा। ये बात आप भी अच्छे से जानती है। माँ को बचाना है तो मुझे घर से बाहर जाना ही होगा। रिद्धिमा बिना कुछ सहे भागती हुई बाहर की ओर निकल गई। कुछ देर बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में कुछ सुक्के थे, जिनको देखकर सोनी की आंखों में चमक आ गई। दीदी अब आपको भी बस समझ में आ ही गया है कि हम लोगों का पैसा कैसे कमाना है। माँ के लिए दवा भी लेकर आ गई हूँ। आप माँ को दवा खिलाओ और कल से माँ काम पर नहीं जाएगी, मैं ही जाऊंगी। अब अगर पेट भरने का यही सिर्फ एक सहारा है तो मैं इसी तरीके को अपनाने के लिए तैयार हूँ। उन तीनों ने अपनी इसी किस्मत पर सब्र कर लिया था। एक दिन रिद्धिमा शाम के समय अपने घर लौट रही थी, तभी उसको रास्ते में एक बूढ़ी औरत एक लड़के के साथ खड़ी नजर आई। वो औरत रिद्धिमा को देखकर धीरे से अपने पुत्र से बोली, बेटा क्या तू सच कह रहा है? यही वो लड़की है जिसके बारे में तू मुझसे बात कर रहा था? हाँ माँ, ये वही लड़की है। मुझे ये लड़की बहुत पसंद है और रोजाना गांव में अपनी कला दिखने आती है, और बदले में जो भी लोगों से होता है इसको बदले में दे जाते हैं। अब तू एक भीख मांगने वाली लड़की से विवाह करेगा? क्या कहेंगे हमें गांव वाले कि कोई लड़की ही नहीं मिली मुझे अपने पुत्र के लिए? तू इसको छोड़, मैं तेरे लिए कोई इज्जतदार घर की लड़की लेकर आऊंगी। दो लोग पूछे बेटे का विवाह कहाँ हुआ है तो उनको जवाब तो दे सकेंगे। माँ तू भी ना, ये भिखार नहीं है, अपनी कला लोगों को दिखाती है, बदले में पैसा कमाती है। इतनी सुंदर है, इतनी सुरीली इसकी आवाज है, सादी सी है, और हम लोग भी तो इतने अमीर नहीं है ना। बात तो तेरी ठीक है, चल तू चिंता नहीं कर, मैं तेरे पिताजी को आज ही इसके घर रिश्ता लेकर भेजती हूँ। कुंदन और लता अपने घर की ओर चल दिए। घर आकर उन्होंने सोहम से कहा, सुनते हो जी, दूसरे गांव में जो मंदिर के सामने छप्पर डाल के जो लड़की अपनी माँ के साथ रहती है, हमें कुंदन के लिए उस लड़की का रिश्ता भिजवाना है। क्या आप जाकर उनसे बात कर लेंगे? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हें किसी गरीब की लड़की पसंद आ गई। ऊपर वाला कहता है किसी गरीब की बेटी से विवाह करोगे तो ऊपर वाला तुमको इतनी इज्जत देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। आज मुझे खुशी हुई, मेरी पत्नी और बेटा गरीब बहू घर में लाना चाहते हैं। मैं अभी जाता हूँ और नीलम बहन से बात करके आता हूँ। वो मान तो जाएगी ना? अरे मानेगी कैसे नहीं,
वो एक भिखारन है, उसको तो शुक्र अदा करना चाहिए हमारा। हम उसकी बेटी से अपने होनहार बेटे का विवाह करना चाहते हैं। कुंदन ने घूर कर अपनी माँ को देखा और धीरे से बोला, पिताजी को पता नहीं लगना चाहिए। वो लड़की हमने देखी है, इसीलिए उससे विवाह करना चाहते हैं। पिताजी को पता लग गया तो शादी नहीं होने देंगे। सोहम लता जी की बात का कोई जवाब देते उससे पहले ही लता जी जल्दी से बोली, मेरा मतलब है गांव में सभी ये उनको लोग बोलते हैं, हम थोड़ी बोलेंगे। हम तो उनकी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए तो बहू बनाने का सोचा है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। सोहम नीलम की झोपड़ी की ओर चल दिए और अंदर जाकर बोले, नीलम बहन, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। नीलम अपने घर में सोहम को देखकर हैरान हो गई। आप मेरी झोपड़ी में कोई गलती हो गई क्या हमसे, मेरी बेटी से? नीलम बहन, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने पुत्र से तुम्हारी बेटी का रिश्ता ले आया हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? मेरी बेटी का विवाह हो सकता है? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। गरीब लड़कियां भी ब्याही जाती हैं, मुझे ये अंदाजा ही नहीं था। आप मेरे घर आए, मेरी बेटी का रिश्ता लाए। आप नहीं जानते, आपने आज मुझे दुनिया की सारी खुशियां दे दी। समझ नहीं आ रहा आपका धन्यवाद कैसे करूं। आप बस अगले हफ्ते यह विवाह करा दीजिए। जैसे आपकी मर्जी। हमारे पास न आज कुछ है न कल कुछ होगा। ऐसे ही दोनों का विवाह हो गया। इस गांव में एक रिवाज था, दुल्हन का घूंघट ससुराल जाकर ही खुलता था। इसीलिए शादी में किसी को शक ही नहीं हुआ। जिसको कुंदन ने पसंद किया था वो रिद्धिमा थी, और जो लड़की उनके घर दुल्हन बनकर आ गई थी वो उसकी बड़ी बहन सोनी थी। और जैसे ही कुंदन ने सोनी का चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए। ये क्या? जिस स्त्री से मेरा विवाह तय हुआ था वो तो बहुत सुंदर थी। ये काली लड़की मेरे घर में क्या कर रही है? कौन हो तुम? मैं ही आपकी पत्नी हूँ। मेरा ही विवाह आपके साथ हुआ है, मैं सच कह रही हूँ। तुम अपनी बकवास बंद करो और चली जाओ इस घर से। कहीं मेरी पत्नी किसी मुसीबत में ना हो। मेरी पत्नी तो फूलों की तरह नाजुक थी। ये इतनी खौफनाक स्त्री ना जाने कहां से आ गई। तुम एक डायन, ये चुड़ैल हो ना? सच बताओ, तुमने मेरी पत्नी को अपने वश में कर लिया ना? सच बताओ, कहाँ है मेरी पत्नी? क्या किया तुमने उसके साथ? कुंदन सोनी को खींचते हुए घर से बाहर निकालने लगा। घर में कुंदन की माँ और पिताजी सोनी को देखकर चौंक गए थे। क्या हो रहा है ये सब? कुंदन, ये तुम्हारी पत्नी है। तुम इसको किस तरह से खींच रहे हो? होश में आओ, क्या हो गया तुम्हें? ये बात तो आप मुझे बताओ, किसको लेकर आए हो आप मेरी पत्नी बनाकर? अरे आपको वो लड़की नहीं पसंद थी तो बता दिया होता। उसकी आड़ में ये काली नागिन कहाँ से ले आए? आपको क्या लगा एक बार विवाह हो जाए उसके बाद सब ठीक हो जाएगा? नहीं पिताजी, सब ठीक नहीं होगा। बुरा तो अब होगा, और इतना बुरा आपने कभी सोचा नहीं होगा। सोहम जी हक्का बक्का खड़े थे, जैसे इनको कुछ भी समझ ना आ रहा हो। तभी लता चिल्लाकर बोली, हे ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है? ये लड़की कौन है कुंदन बेटा? ये सब क्या हो रहा है? अब पिताजी बताएंगे ये इस लड़की को कहाँ से लाए। बोलो पिताजी। अरे वही लड़की है जहाँ तुम लोगों ने भेजा था। उसी झोपड़ी में भेजा था ना, मंदिर के सामने वाली झोपड़ी में। हाँ, घर वही था, परंतु लड़की वो नहीं थी। वो तो बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसकी आवाज मधुर थी। उसकी आवाज सुनकर मैं कहीं खो जाता था, और उसके लिए मुझे माँ को इतना मनाना पड़ा। माँ इतनी मुश्किल से मानी, और अब ये नहीं समझ आ रहा मेरे इतने प्रयास के बाद वो लड़की मुझे क्यों नहीं मिली। ये काली नागिन कहाँ से आ गई? सोनी को अब जैसे सब समझ आ गया था। मैं बताती हूँ पूरा सच क्या है। कुंदन जी ने मेरी छोटी बहन को पसंद किया और मेरे घर रिश्ता भेज दिया। आपके पिताजी जब मेरा रिश्ता ले गए तो माँ को और हम सबको यही लगा कि मेरा रिश्ता आया है, और माँ ने मेरा विवाह कर दिया बिना ये जाने कि लड़का कौन सी लड़की को पसंद कर रहा है। और ना आपके पिताजी ने बताया कि वो बड़ी नहीं छोटी बेटी का रिश्ता लाए हैं। तुम दो बहनें हो? हाँ, हम दो बहनें हों। इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? रिश्ते से लेके आज तक मैंने कभी दोनों बहनों को एक साथ एक घर में नहीं देखा, नहीं तो मैं सब समझ जाता। आज मेरी गलती से सोनी भी जलील हो रही है, और मेरा बच्चा वो कितना टूट गया है। पिताजी आप सोनी को बोलो ये अपने घर चली जाए। कोई ठीक ठाक सी लड़की होती तो मैं रख भी लेता, परंतु इतनी काली लड़की के साथ में एक दिन भी नहीं रह सकता। अरे पिताजी से गलती हुई थी तो तुमको तो समझ आना चाहिए था। जो लड़की इतनी काली हो और ऐसे घर से हो जिसके पास खाने तक को कुछ ना हो, उसका कोई रिश्ता आ कैसे सकता है?
हम गरीब लोग हैं, हमें फैसला करने का अधिकार होता कहाँ है। जैसा सामने वाले ने बोल दिया उसी पर खुश हो जाते हैं। तुम्हारी फालतू की बातों के लिए समय नहीं है मेरे पास। अब जाओ अपने घर। मैं नहीं मानता इस विवाह को। आपने सबके सामने मुझसे विवाह किया है। विवाह एक ऐसा बंधन है जो चाहकर भी नहीं टूट सकता। शक्ल अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी कर लो। निकलो यहाँ से। सोहम जी को जब लगा रेत हाथ से फिसल चुका है तो उन्होंने बेटे को समझाते हुए कहा, इतना गुस्सा नहीं करो। अब जो हो गया वो हो गया, अब उसको बदला नहीं जा सकता। तुम उसको काला काला बोल रहे हो, तुम खुद भी तो सांवले हो। आप बस मेरे बेटे में कमी निकालो। अरे लड़के तो सांवले रंग के ही होते हैं, बहू गोरी चिट्टी अच्छी लगती है। कुंदन बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हारा फैसला होगा वही मेरा होगा। मुझे भी इतनी काली लड़की घर में नहीं रखनी। कुंदन ने धक्के मार के उसको घर से निकाल दिया। वो सर्दी की कड़ाके की रात में घर के बाहर पड़ी रही और आंसू बहाती रही। घर जाऊंगी तो माँ का कलेजा फट जाएगा। पहले ही बिस्तर से लग चुकी है। बेटी को विवाह के दिन उजड़ा देखेगी तो जीते जी मर जाएगी। बुरा समय आने पर माँ अपने मायके नहीं गई थी। मैं भी अपनी ही माँ की बेटी हूँ, कभी वापस नहीं जाऊंगी। वो उठकर जंगल की ओर जाने लगी। तभी सोहम जी उसके सामने आकर बोले, ये सब मेरी वजह से हुआ है बेटी। अपनी पत्नी और बेटे को रोक तो नहीं पाया, परंतु तुमको एक घर और कुछ जमीन दे सकता हूं ताकि तुम सारी जिंदगी आराम से गुजार सको। विवाह के बाद पति की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, परंतु 2 वक्त की रोटी खाने के लिए कुछ फसल का होना भी जरूरी है। और ये सब मैं तुमको अपने बेटे और पत्नी की चोरी से नहीं, सबके सामने दे सकता हूं, क्योंकि जब बेटे अपने वचन से मुकर जाएं, तो ससुराल वालों को ही बहू का सहारा बनना चाहिए। सोनी तो इतनी मजबूर थी, इस समय वो कुछ भी ले सकती थी, परंतु उसने कुछ नहीं लिए। उसका पति उसका सहारा ही उससे छीन गया था। अब वो घर और जमीन का ही क्या करती। वो भागती हुई आगे की ओर चली गई और जंगल में एक साधु बाबा की कुटिया में जाकर जीवन बिताने लगी। उधर कुंदन हर कीमत पर रिद्धिमा को पाना चाहता था। अगले दिन वह उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। रिद्धिमा उसको देखकर मुस्कुराई। कैसी लगी जीजा जी मेरी काली बहन आपको? मुझे लगा था विवाह के पहले आपको ये बात पता लग जाएगी, परंतु मैंने भी आपकी तरह दिमाग का इस्तेमाल किया और आपको पता नहीं लगने दिया। क्या कहना चाहती हो? मैं कुछ समझा नहीं। अब सारे तीर आप ही छोड़ोगे या हमारे लिए भी कुछ छोड़ोगे? चलो आपको शुरू से बताती हूँ। जब मैं गांव में अपनी आवाज में गाती थी, नृत्य करती थी, तो उस भीड़ में सबसे पहले और आखिर तक रहने वाले इंसान आप थे। जब मैं घर आती थी, आपकी नजरें मेरा पीछा करती थी। शायद आप भूल गए, लड़की अपने पीछे हर एक चीज को महसूस करती है, और मैंने भी किया। क्या तुम भी मुझसे प्रेम करती थी? ऐसा होता तो मैं आपसे विवाह ना कर लेती। तो फिर? उस दिन जब आपके पिताजी घर आए थे, तभी मैं समझ गई थी आपने उन्हें भेजा होगा, और मैं जानबूझकर छुप गई थी और तब तक छुपी रही जब तक विवाह नहीं हो गया। और आज जो आप ये अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर यहाँ आए हो, इसका मतलब मुझे अच्छे से पता है। आप मेरी बहन को छोड़कर मेरे साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हो। हाँ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम्हारी बहन को मैंने निकाल दिया घर से। अब तुम मेरे साथ चलो, हम सारी जिंदगी एक साथ रहेंगे। तुमको किसी के सामने नृत्य करने की भी जरूरत नहीं है। ये गांव वाले अब मेरे नृत्य के आदी हो गए हैं। इनसे मुझे बहुत पैसा मिलने लगा है। पैसे में रहने की आदत हो गई है मुझे, और लोगों से अपनी तारीफ सुनने की। और मैं एक नृत्य करने वाली स्त्री हूँ। आज तुमने मेरी बहन को घर से निकाल दिया, कल को मुझे भी निकाल देंगे। मैं कहाँ जाऊंगी? फिर तो नृत्य की भी आदत छूट जाएगी मेरी। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। तो फिर अपना घर जमीन मेरे नाम कर दो, उसके बाद मैं विवाह कर लूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे घर में ही रहूंगी ना। बस ये सब इसीलिए बोल रही हूँ ताकि मुझे ये डर ना हो कहीं आप मुझे भी ना छोड़ दो। रिद्धिमा अपने घर में चली गई और अगले ही दिन कुंदन ने सारी जमीन और घर उसके नाम कर दिया। कल को हम विवाह कर लेंगे। कुंदन खुशी से अपने घर लौट गया और रिद्धिमा अपनी माँ के पास आई। चलो माँ, हमारे नए घर में चलते हैं। हमारा घर क्यों? मजाक कर रही है? चलो तो सही। वो अपनी माँ को लेकर गांव से रातों रात गायब हो गई और दूसरे गांव में जाकर बस गई। उसके साथ अब सोनी भी थी। ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं खुश थी उस कुटिया में। तूने माँ की कसम देकर मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। तुझे पता कैसे लगा मैं वहाँ थी?
मेरी शुरू दिन से आप पे नजर थी, और जो अपने के होते हुए अकेले रह जाए वो अपने नहीं होते। और आज तक सब साथ में ही सहा है ना हम दोनों ने। और आप मेरी बहन नहीं होती तो आज जहाँ आप हैं उस जगह मैं होती। वो कुंदन नशा करके पड़ा रहता पूरे दिन और मैं कुछ ना कर पाती। उसने आपसे विवाह किया और फिर छोड़ दिया। उसको क्या लगा वो मर्द है तो कुछ भी करेगा। वो आपको घर से निकाल देगा और रिद्धिमा कुछ नहीं करेगी। उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने, और उसका वो सब छीन लिया जो उसने सालों से जोड़ा था। तूने ये घर, इतना पैसा। नफरत में सब जायज है दीदी। इतने साल वो मुझे अपनी गंदी नजरों से देखता था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था उससे बचने का। एक स्त्री पर गलत दृष्टि डालने वाले को मैं बर्बाद करना चाहती थी, और देखो कर दिया। उसको लगा उसने आपको बर्बाद किया, पर देखो आज वो खुद बर्बाद हो गया। अब आपको ये नहीं सोचना कि आपका विवाह नहीं चला। आज से आपको ये सोचना है आपको उससे मुक्ति मिल गई। और मुझे माफ करना, मुझे पता था वो ऐसा इंसान है, फिर भी मैंने आपको नहीं बताया और आपका विवाह होने दिया। पता होता तो भी कुछ नहीं कर पाती। हाँ, जानती थी, इसीलिए ये सब पहले से सोच लिया था। जानती थी वो मुझे पाना चाहता है और मुझे पाने के लिए कोई भी कीमत देगा। तो बस मैंने वो मांग लिया जो 3 स्त्री के जीवन बिताने के लिए जरूरी होता है। आपको ये सब गलत लग रहा होगा, मुझे नहीं लग रहा। आज से हम भी इज्जत की जिंदगी जिएंगे। मुझे लगा था तूने गलत किया, परंतु अब मुझे लग रहा है बुरे आदमी के साथ बुरा ही होना चाहिए। तेरा तरीका गलत था, परंतु उन्होंने भी मुझे बर्बाद करने में कमी नहीं छोड़ी। तीनों ने आगे की जिंदगी आराम से गुजारी और अपना कपड़े का काम शुरू कर दिया। कभी कभी कुछ सही करने के लिए थोड़ा गलत करना भी जरूरी होता है।